तो समझ रहे हैं, अभी तक हम ना ऑनलाइन मोड में है। तो खैर सीक्वेंशियल मॉडल्स में हम ज़्यादा आज फोकस करेंगे आरएनएन के ऊपर, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। तो आप लोगों ने कितने डीप लर्निंग पढ़ी हुई है? ये न्यूरल नेटवर्क्स पहले भी किसी हद तक पढ़े हैं, ज़्यादा डेप्थ में ना जाऊँ, उतना टाइम ना जाएगा, गला खुश हो जाएगा। पढ़ी हुई है आप इधर? ठीक है, गुड। बाकी आप लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से। चलो, मैंने लास्ट टाइम बनाया था आरएनएन का एक, जिसमें मैंने कहा ये आपकी इनपुट लेयर है, यानी लेट्स से x of t, दिस द वर्ड एट टाइम स्टेप t। उसके बाद मैं लेट्स से तो मेरे पास एक हिडन लेयर है जो इनपुट लेयर से इस तरह से कनेक्टेड है कि देयर इज दिस वेट मैट्रिक्स w। हर यूनिट इधर हर न्यूरॉन से कनेक्टेड है, व्हिच मींस कि इस w की डायमेंशंस क्या होंगी? नंबर ऑफ इनपुट्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द हिडन लेयर। ठीक है, तो w की तो लेट्स से कि इनपुट्स का साइज i है और हिडन लेयर का साइज m है, तो w वुड बी एन i टाइम्स m मैट्रिक्स। सही। उसके बाद देयर इज एन आउटपुट लेयर जो कि सिग्मॉइड हो सकती है और या सॉफ्ट मैक्स हो सकती है। तो दैट प्रोड्यूसेस द प्रेडिक्शन एट टाइम स्टेप t, और देयर इज दिस मैट्रिक्स u, उसकी भी कुछ कहानी ऐसी है। लेट्स से आउटपुट लेयर में देयर आर o आउटपुट्स और आपके पास ये the m inputs going into u, m neurons, so this would be an o times m matrix। अच्छा, एक और क्योंकि ये रिकरेंस चल रही है अकॉर्डिंग टू टाइम स्टेप्स, तो देयर इज दिस रिकरेंस रिलेशनशिप इन द हिडन लेयर। तो ये भी एक मैट्रिक्स है व्हिच आई कॉल्ड b, और इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? ये सवाल दूंगा मैं एग्जाम में, इससे आसान सवाल नहीं बना सकता। हाँ, अगर 4 है तो 4/4 m/m। ठीक है, क्योंकि हर न्यूरॉन अपने साथ अपने लेयर के सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, तो m/m इसकी डायमेंशन। तो टोटल अगर यही मेरा नेटवर्क है तो इसके टोटल पैरामीटर्स कितने हो गए? ये प्लस ये और जो बायस वेक्टर है आपके पास हिडन, यानी जितने न्यूरॉन्स हिडन लेयर में होंगे हर एक को एक बायस मिल रहा होगा, तो ये बायस वेक्टर इधर बनेगा। अच्छा, तो ये हम यूज करते हैं इस तरह के सीक्वेंस टू सीक्वेंस आर्किटेक्चर्स, जहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस इनपुट्स आ रही हैं और हमें आउटपुट्स भी सीक्वेंस में चाहिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में ये होता है, लेट्स सपोज के आपके पास ये सेंटेंस है, मैं सदके जाऊं, याद आए वाला सेंटेंस है? हाँ, तो आई गो टू चैरिटी, ये गूगल का जबरदस्त किस्म का ट्रांसलेटर है, तो वो करता है। लेकिन अभी तो मेरे को बहुत सिंपल सा ये आरएनएन बना हुआ। तो होगा ये कि लेट्स टेक टाइम स्टेप 1। सबसे पहले टाइम स्टेप में गिव इट मैं, तो सबसे पहले गया मैं, प्रोसेस हुआ करके और आ गया टाइम स्टेप 1 में मी। भी हो सकता है, इतना बुरा भी नहीं करते, हो सकता है कि आए। सही। फिर आप आ गए टाइम स्टेप 2 में। टाइम स्टेप 2 में सेकंड वर्ड लिया आपने, आ गया सदके, और फिर प्रोसेसिंग हुई एंड आउटपुट में आता है चैरिटी। ठीक है, फिर टाइम स्टेप 3 पे आ गए। टाइम स्टेप 3 पे ये जाऊं आ गया, प्रोसेसिंग हुई कुछ, और आखिर में थर्ड टाइम स्टेप पे क्या लिखा?
वो एक ही वर्ड दे रहे हैं एक वक्त में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस में ये प्रॉब्लम है कि जितने इनपुट में होंगे उतने ही आउटपुट में होंगे, जिस तरह से हमने बनाया। तो यहाँ पे आगे आई चैरिटी गो, इतना तो ऑब्वियसली गूगल तो नहीं है ना, हमारे आई चैरिटी गो भी बना ले तो कहानी अच्छी है। तो ये ट्रांसलेशन में भी काम आता है। इसी तरह और भी बहुत सारी एनएलपी के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ये आर्किटेक्चर बहुत ही काम आती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको वो पीओएस टैग वाले एग्जांपल मैंने दिया था पिछली क्लास में, राइट। इसको पीओएस टैग करना है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, एंड सो। इसी तरह नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन एक प्रॉब्लम है कि नेम्ड एंटिटीज कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस अगर देंगे कि इसमें कोई नेम्ड एंटिटीज हैं तो इसको ये सारों को जीरो दे, जीरो जीरो जीरो, कोई नेम्ड एंटिटी नहीं है। लिखा हुआ था बीच में फातिमा या इमरान खान, तो फिर वो कहता है कि ये नेम्ड एंटिटी है दबंद यहाँ पे। लेकिन सारी प्रॉब्लम्स एक तो ऐसी नहीं होती। लेकिन चलो आगे इसको थोड़ा सा इसको खोल के भी मैंने दिखाया था, वो वापस से दिखाऊं? नहीं नहीं दिखाऊं तो मैं इसके दूसरी रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ, वो आप काफी हो गया था। तो दूसरी रिप्रेजेंट और अब आज इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा मैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बनाना चाहता हूँ बोल के। दिस इज द आरएनएन बॉक्स जो कि बेसिकली इस हिडन लेयर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं इसको कहता हूँ कि मैं इनपुट दे रहा हूँ एट टाइम स्टेप t एंड आई वांट द प्रेडिक्शन एट दिस टाइम स्टेप। इसको सिंपल, इसको मैंने इस तरह से कर दिया, सही। तो इसके केस के अंदर एज ऑफ टाइम स्टेप t minus 1 and you are getting out the hidden state at time step t। तो ये इनपुट्स है दो, ये इसकी आउटपुट्स है इस आरएनएन यूनिट की। अगर मैं इसी को खोलूं थोड़ा सा तो ये हो सकता है, तो अनरोल्ड इन टाइम, तो एट टाइम स्टेप 1 क्या होगा इस आरएनएन यूनिट में, x1 जाएगा, if h0 coming in, y hat at time step 1 and you produce h at time step 1। at time step 2 आपके पास सेकेंड वर्ड जा रहा होगा, यू प्रोड्यूसिंग, एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं। इमरान खान ने डैश दी, सही, बहुत सारी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम वही नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन कर रहे हैं, इमरान यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे 1 आना चाहिए, और फिर आगे गए ये नहीं गया एंड वी जनरेट अ प्रेडिक्शन, वो लेट्स सपोज 0 हो गया, और इस तरह पूरा सेंटेंस चलता रहा until you get to the nth time step t of n जो कि आपका आखिर है, और ये दी वर्ड गया और आपकी आखिर में प्रेडिक्शन आएगी। तो देयर इज दिस हिडन स्टेट जो कि यहाँ पे ऐसे टाइम में आगे जा रहा है। तो h2 h3 या hn-1। अब इस हिडन स्टेट में कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि ये जो लर्न कर रहा है यहाँ पे, तो पिछले टाइम स्टेप में जो उसने इन्फरेंस निकाली थी उसको अगले टाइम स्टेप में भी एज इनपुट दे दिया हिडन स्टेट को। तो कुछ चीजें ये ट्रांसफर होके अगले टाइम स्टेप्स में जा रही हैं, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन जो शुरू में लर्न की थी हो सकता है कि ये ट्रांसफर होते होते आखिर तक पहुंच जाए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, जब कुछ पीस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे पहुंच जाएगा। लेकिन जनरली ये जो वेनिला फ्लेवर है ना आरएनएन का, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आगे जाती जा रही है वो डाइल्यूट होती जा रही है, बहुत डाइल्यूट होती जा रही है, तो आखिर तक पहुंचती नहीं है। एक बहुत बड़ा मसला है, इसकी वजह से इसके दूसरे फ्लेवर्स बने। तो डाइल्यूट इस वजह से हो जाती है क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो स्टॉपिंग मैकेनिज्म। किस इंफॉर्मेशन को आपने आगे से या पीछे से आगे लेके आना है या उसे रोकना है, तो जो भी आ रहा है वो मल्टीप्लाई होगा आगे।
और जो करीब की इंफॉर्मेशन होगी यानी लेट्स से ये हेयर, तो जो करीब के वर्ड्स होंगे इनमें इंफॉर्मेशन का ज़्यादा ट्रांसफर होगा, जितनी दूर हो जाएगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, तो इंफॉर्मेशन कम पहुंचेगी पीछे से आगे। और भी इश्यूज हैं इसकी ट्रेनिंग में, जो वैनिशिंग ग्रेडियंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह बहुत डीप न्यूरल नेटवर्क्स में होती हैं, इसमें भी हैं, क्योंकि इसेंशियली हमने इसको छोटा तो कर दिया बट इट्स अ डीप नेटवर्क। वो ऐसे ही है ना कि जितने ज्यादा वर्ड्स हैं वो उतना ही डीप हुआ हुआ है नेटवर्क, और प्रोपेगेशन ऐसे पीछे की तरफ आ रही है इन टाइम, क्योंकि प्रोपेगेट तो कर रहा है पीछे की तरफ इन वेट्स को लर्न करने के लिए इन वीक, तो टाइम में पीछे आता जा रहा है तो वो और प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, कोई क्वेश्चंस? हाँ, इसमें मुश्किल होता है, इसमें मुश्किल होगा ये वाला काम इस आरएन में, लेकिन जो अब हम देखेंगे इस क्लास के आखिर तक आपको समझ आ जाएगा कि वो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो एक और रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ जिसको मैं यूज करना चाह रहा हूँ इसी आरएनएन की। ये सही जगह, इरफान बिल्कुल ही नाराज हो जाएगा, अकेला बैठा हुआ है। इस बॉक्स की मैं एक और रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ, बड़ी सी, थोड़ी बड़ी बनाना चाहता था, लेकिन तो दिस द बॉक्स, इसके अंदर इनपुट जा रही है एट टाइम टी, व्हिच वुड बी द वर्ड एट टाइम टी। आपके पास हिडन स्टेट आ रहा है फ्रॉम टाइम टी माइनस वन, पिछले टाइम स्टेप में से आपने हिडन स्टेट जनरेट करना है एट टाइम स्टेप टी, और उसके बाद आपने जनरेट करना है वाई हैश एट टाइम स्टेप टी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके इंटरनल्स को थोड़ा सा है यही चीज, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंटली लिखता हूँ, वो ऐसे कि ये एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये चार, कहता हूँ कि मैं ये चार, लेट्स सपोज के चार है हमारा हाइपर पैरामीटर, ये h of t माइनस वन और x of t, ये इसकी इनपुट, और उसके बाद ये आउटपुट निकली, दैट्स h of t, और ये h of t ही इस्तेमाल हो रहा है और जनरेटिंग y of t। एक तो ये है कि ये बाहर निकल के वापस जा रहा है कनेक्शन ये वाला, और फिर यही h of t इस्तेमाल हो रहा है टू जनरेट द प्रेडिक्शन। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट मैक्स लगा दिया कि अगर ज्यादा ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल इधर भी सॉफ्ट मैक्स में से निकल सकता है, वो इस तरह के नेम्ड एंटिटी है। अब नेम्ड एंटिटी लेट्स से वन कहते हैं कि इंसान है, और टू कहते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, थ्री कहते हैं कि कोई जगह है, लोकेशन है इस्लामाबाद पाकिस्तान, तो उसमें थ्री आएगा। तो यू हैव फोर ऑप्शन, जीरो नेम्ड एंटिटी है ही नहीं, वन कोई इंसान है, टू थ्री, तो ये फोर ऑप्शन, जिसके केस में आपको सॉफ्ट मैक्स चाहिए होगा, सही। वरना हम अगर बाइनरी कर रहे होते तो यहाँ पे सिग्मॉइड भी लगा सकते थे। सर ये ब्लॉक होगा? जी जी बिल्कुल, ये वाला ब्लॉक होगा, वरना अगर ये एक यूनिट लेंगे तो फिर इसका बैकवर्ड लूप भी होगा। वो यही है, मैंने सिर्फ अभी इनपुट और आउटपुट दिखाई, वो है कनेक्शन, सही। तो मैंने क्योंकि मैंने इस तरह का डायग्राम बनाना है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बना लिया, और इसको मजीद सिंप्लीफाई करूँ कि मैंने ये न्यूरॉन्स यहाँ से निकाल दिए कि कितने न्यूरॉन्स हैं, और उसको लगा दिया यहाँ सिग्मा, कि यहाँ सिग्मॉइड लगा हुआ है लेट्स सपोज, और फिर ये h of t बन जाता है, ताकि मेरी सारी ये वैल्यूज जो हिडन स्टेट में ये 0 और 1 के दरमियान में हो। सर ये सिग्मा की बात बाहर सामने से नहीं, अगर हाँ होगा, आगे दोबारा होगा होगा, वो उसका काम डिफरेंट है। ये वाली लेयर यहाँ से कोड मैंने अलग लगा दी, और सॉफ्ट मैक्स को आखिर में मैंने इधर इसके अंदर एक सिग्मा।
आपको कल परसों क्लास में थे तो मैंने ये वो बनाया था लॉजिस्टिक रिग्रेसर, सही है यार, वॉइस में यहाँ सिग्मॉइड बनाया था मैंने। हाँ, आउटपुट से पहले बनाया। आउटपुट सर्वे बनाया था। तो अब आप समझे कि मैं चेंज क्यों कह रहा हूँ, ये सर्कल के साथ, यानी इधर पर सिग्मॉइड्स लगे हैं यहाँ पे। हर वैल्यू 1 और 0 के दरमियान में करनी है ऐसे। हमें यहाँ पे आउटपुट जब निकाले उसे जनरेट कर देते थे, एक बार सिग्नल लगता था ना, तो यहाँ पे आउटपुट लेट्स सपोज मैं दोबारा लूप में इसको पास नहीं करना था, तो इस सिग्नल के बाद दोबारा सॉफ्टमैक्स भी अप्लाई हो जाएगा, तब आउटपुट जनरेट होगा। ये इस वजह से कि ये जो है ना, यहाँ जो 4 यूनिट बने हैं ना, ये गोला हर जगह रेप्लिकेट हुआ हुआ है, सही है? तो जब यहाँ सिग्मॉइड लगेगा ना अंदर, इसका पर्पस कुछ और है कि हर वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है इन सबका सम भी वो 1 हो। तो ये काम करेगा ना, ये 1 करेगा। दूसरी वजह ये है कि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जो यहाँ तो मैंने सीक्वेंस टू सीक्वेंस बनाया ना, वो इस तरह से सीक्वेंस टू सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती उनमें। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेंटिमेंट एनालिसिस की प्रॉब्लम है। आप कहते हैं कि मेरे पास ये रिव्यू आया आना, पिज्जा, स्पेलिंग सही, पिज्जा पिज्जा नहीं, गोल नहीं था, सही। लेट सपोज आपने रिव्यू लिखा पांडा को कि जी पिज्जा गोल नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा होगा कुछ, कभी कभी गलती हो जाती है थोड़ी सी, माफ कर देना चाहिए, पता है ना, लेकिन नहीं, लोग नहीं माफ करते। तो अब ये आ गया आपके पास, तो आपके पास इसी तरह RNN है, तो पहले पिज्जा गया, आपने कुछ नहीं देना आउटपुट, सेंचुरी लगा हुआ है, कुछ आउटपुट नहीं दे रहा, लेकिन आपके पास हिडन स्टेट आ गए, तो दिस इज H0 H1, फिर अगले यूनिट में अगले टाइम स्टेप पे गया, गोल गया, इसमें अभी भी आउटपुट नहीं देनी, अगले यूनिट में गया नहीं, फिर गया यहाँ पहुंचा था, और फिर एंड ऑफ सेंटेंस आ गया, फिर भी आउटपुट नहीं देनी, फिर अगले में गया, जब एंड ऑफ सेंटेंस आया तब उसने आउटपुट देनी है y hat के 0। तो आखिर में उसने कहना है कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट था, नेगेटिव सेंटिमेंट था, या न्यूट्रल सेंटिमेंट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे उस सॉफ्टमैक्स की जरूरत पड़ेगी इस जगह। जब तक आपके पास सेंटेंस जा रहा है आपने कोई आउटपुट नहीं देनी, क्योंकि हर वर्ड पे तो वो सेंटिमेंट ही बताना ना, उसने सिर्फ सेंटिमेंट बताना है पूरे के ऊपर। ये पूरा टेक्स्ट आ गया, आप कह रहे हैं, या पूरा रिव्यू आ गया, मैंने कहा अच्छा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसी तरह और भी वेरिएंट्स हैं, मैं स्किप करना चाह रहा हूँ सारों को, लेकिन एक वेरिएंट बहुत ही मजे का जो इस बात से मुझे याद आया, वो ये कि जब ये इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है और कोई आउटपुट नहीं दे रहा, तो हो रहा क्या नेटवर्क के अंदर, जो ये हिडन स्टेट है H1 H2 H3 H4, ये व्हाट इज दिस हिडन स्टेट रिप्रेजेंटिंग, जबकि पूरा सेंटेंस हो गया और हिडन स्टेट, ये हिडन स्टेट का वेक्टर है, क्या है ये, इसको हम कहते हैं इनकोडिंग। तो दिस इज द इनकोडिंग ऑफ दिस सेंटेंस, और अगर आपने इसको सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए ट्रेन किया है इस RNN को, तो ये सेंटिमेंट इनकोडिंग है, जिसकी वजह से इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर्स बन गई, जो कि बहुत कॉमनली यूज होती हैं, और सारी जो ट्रांसफॉर्मर्स है ना, वो भी इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर है। उसमें ये होता है कि देयर आर 2 ऑफ दीस, 2 RNN, इसमें टाइम स्टेप T में जा रहा है, और फिर देयर इज अनदर RNN सेपरेट, इसको मैं कहता हूँ RNE RNNT, और यहाँ पे सिर्फ आउटपुट निकल गया y at some time step t plus n। तो यहाँ पे होता ये है
जिस तरह यहाँ पे पूरा सेंटेंस जा रहा है वो कुछ आउटपुट नहीं दे रहा है, ये वाला सिर्फ इनकोडिंग कर रहा है। एंड देन देयर इज, जब सेंटेंस खत्म हो जाता है एंड ऑफ सेंटेंस, तो ये इनकोडिंग इधर डिकोडर को पास होती है, फिर ये डिकोडर इसको डिकोड करता है। तो दिस इज द आर्किटेक्चर बीइंग यूज्ड बाय गूगल, क्योंकि वहां पे मैंने लिखा मैं सदके जाऊं, 3 वर्ड्स अंदर गए, लेकिन वो आउटपुट करता है आई गो टू चैरिटी। कितने वर्ड्स आउटपुट हुए? 4। तो 4 इसी तरह हुए कि वो पूरा सेंटेंस इनकोड हो गया, फिर वो डिकोड हो रहा है एक एक करके, जब तक कि वो एंड ऑफ सेंटेंस कैरेक्टर नहीं जनरेट करता। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो वो बिल्कुल इस तरह सीक्वेंस टू सीक्वेंस नहीं, वो इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर है। इसी तरह स्टैक्ड आरएनएन्स है कि आप स्टैकिंग कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल आरएनएन्स, आपने बाई डायरेक्शनल सुना होगा, ये जो बर्ड है दैट बी स्टैंड्स फॉर बाई डायरेक्शनल, उसके अंदर आप इस डायरेक्शन में भी जाते हैं, इस डायरेक्शन में। बाई डायरेक्शनल से मुराद ये है कि हम अभी जो हमने ये बनाया, दिस इज यूनी डायरेक्शनल, इट्स गोइंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टू द एंड ऑफ सेंटेंस। दूसरी डायरेक्शन भी तो है, एंड ऑफ सेंटेंस से शुरू किया और यू गोइंग टू द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, उसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है। बाई डायरेक्शन भी है कि आप दोनों तरफ चल रहे हैं, you started at the start of sentence and at the end of sentence, और दोनों डायरेक्शन जा रहे हैं, और फिर ये दोनों की इंफॉर्मेशन को मर्ज कर रहे हैं। बना के दिखाऊं? स्ट्रक्चर सेम है, आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट बना दे। सर इसको रिस्ट्रिक्ट कर ले दो, एग्जैक्टली बायोग्राम वाला काम, अगर या फिर बायोग्राम सॉरी। हाँ, तो ये बिल्कुल ये लैंग्वेज मॉडलिंग भी होती है इससे, और कुछ इस तरह का काम है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स है ना, इसलिए आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ, सीक्वेंसेस वाला वो सेम मसला जो है वो रिजॉल्व करना है। हाँ, हैंडलिंग एक तो सबसे बड़ा मसला हमारा वही था ना, कि वेरिएबल साइज सीक्वेंसेस, वो हमारा फुली रिजॉल्व हो गया सर। लेकिन जो और मसले हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वो अभी भी नहीं रिजॉल्व हुआ। और जो दूसरी डायरेक्शन है ना, उसमें आपको बताता हूँ, मैंने अभी ये किया था, एक प्रॉब्लम है को रेफरेंस रेजोल्यूशन। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इमरान खान ने फलाना फलाना स्पीच दी, फलाना उन्होंने, सही। अब ये है इमरान खान लिखा हुआ यहाँ पे, और बहुत सारे वर्ड्स के बाद ये उन्हों आया, तो आई वांट टू नो कि ये उन कौन है, who's this, या मैं कहूँ उसने या फलान, who's this, तो आई नीड दिस लिंकेज, चाहे वो कितने भी वर्ड्स के बाद आया। दिस इज को रेफरेंस, ये रेफरेंस इसी बंदे की है, उसने कहा, उन्होंने कहा, कौन है। अच्छा, ये दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकता है, कभी 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 ऐसा हो सकता है, क्या एग्जांपल था, देखिए मिनिस्टर साहब ने फलाना 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 बात की, और फिर कहा शफकत महमूद, बहुत खराब हुई मेरी राइटिंग उसमें कर करके, शफकत महमूद, तो आगे आ गया। तो इधर यहाँ तो ये था कि इमरान खान पहले आया था, और फिर आपने सीक्वेंस को इस तरह गुजारा, तो आपको बाद में मिला, तो आपने कहा कि पीछे मैं ये देख चुका हूँ ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेफरेंस हुई भी है किसी बंदे की, नाम उसका यहाँ नहीं है, नाम आगे लिखा हुआ है, दिस इज लाइक ये फॉरवर्ड। इसके लिए आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सीक्वेंस को इधर से प्रोसेस करते हुए गए आप, आपने कहा अच्छा ये नाम है, और यहाँ भी हो सकती है उसकी रेफरेंस पीछे, इसके लिए बैकवर्ड चाहिए। तो बाई डायरेक्शनल इसमें क्या होता है कि आपने इसी तरह बेसिकली 2 आरएनएस ट्रेन कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे इनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर में आप
दो यूनिट्स हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, दिस फॉर इनकोडिंग, दिस फॉर डिकोडिंग। इसी तरह बाई डायरेक्शनल में भी यू हैव टू ऑफ दीज यूनिट्स, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन हो रहा है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल सो मैं लिखता हूँ RNN-F फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये यूं ट्रेन हो रहा है ऑन वर्ड्स लेट्स से X1, फिर ये इसी तरह चलेगा जिस तरह हम देख रहे थे, X2, X3 सपोर्ट जा रहे हैं, और XN। तो दूसरा एक RNN है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है, यानी दिस XN goes in as input to this RNN, this RNN is backwards, इस तरह है, यहाँ से आते हैं ऐसे इंफॉर्मेशन बैकवर्ड्स आ रही है। तो ये जो इनपुट्स हैं जो इधर से जा रही थी, ये सेम इनपुट्स इसको भी जा रही हैं बैकवर्ड्स वाले को एट द सेम टाइम। और फिर क्या हो रहा है कि ये दोनों कुछ इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं। लेट्स से ये वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, ये तो ये वाला फॉरवर्ड वाला कुछ इन्फ्लुएंस निकालेगा, कुछ बैकवर्ड वाला इन्फ्लुएंस निकालेगा, ठीक है। तो इनको किसी तरह से कंकैटिनेट करेंगे एंड वी गेट टू y hat 1। तो यहाँ पे भी कंकैटिनेट y hat 2 and all the way y hat n। तो ये किसी हद तक स्टैकिंग हुई हुई है, लेकिन ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड है। तो जो फॉरवर्ड जा रहा है यहाँ से वो कुछ चीजें इन्फर कर रहा है गिवन इट्स प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट, और जो यहाँ से जा रहा है वो कुछ चीजें इन्फर कर रहा है गिवन फॉरवर्ड कॉन्टेक्स्ट। फिर उन दोनों को कंबाइन करके कुछ इन्फ्लुएंस निकाल रहा है एट ईच पॉइंट। और ये भी बहुत सारे यानी बेतहाशा वेरिएंट्स इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं। मल्टी लेवल स्टैकिंग भी होती है RNNs की। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? RNN में तो अभी लिमिटेशन होती है, कुछ टाइम स्टैम्प्स तक वो पुराना रिकॉर्ड होल्ड करके वो ये कह रहा हूँ, जितना वो दूर होता जाएगा ना वो भूल जाएगा, वो इंफॉर्मेशन डाइल्यूट होती जा रही है हर टाइम स्टेप पे। एक्चुअली जो डाइल्यूशन है ना, इट्स जो डाइल्यूशन का कर्व है ना वो कुछ ऐसा है। डाइल्यूशन यानी कि हर टाइम स्टेप पे इंफॉर्मेशन आधी हो जाती है उससे पिछले की, और फिर जब उससे पिछले की आधी होती है तो वो सब कट कट के आधी हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम स्टेप की इंफॉर्मेशन आती है कुछ जनरली ऐसा। हाँ, इसका ही सोल्यूशन मैं आज एक्चुअल लेक्चर इसका सोल्यूशन, इसका एक सोल्यूशन है जिसका नाम है, एक मिनट, इतना छोटा सा मैं कैसे कहूँ, इसमें सोल्यूशन में आओ तो मैं मिटाना नहीं भी चाह रहा और मेरे पास जगह भी खत्म हो रही है। इरफान, कौन सी वाली स्क्रीन तुम्हें ज्यादा नजर आ रही है? यहाँ बनाओ। अब यस नो तो करना ही पड़ेगा ना। इरफान, दोनों नजर आ रही हैं सर। ये वाला मिटा दो, ये मिटा दें सर। अब देखो, टीचर को स्टूडेंट से इजाजत लेनी पड़ी, ये ऑनलाइन बोर्ड के हालात हैं। तो इसका सोल्यूशन है LSTM। सोल्यूशन था जिसका नाम है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि तुम में से आके कोई पढ़ा दूं LSTM। क्यों ऐसे तो गलत है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसा नाम बता रहा है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी स्टोर करने का तरीका और शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी स्टोर करने का कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसका आसान हल ये निकाला। आसान कि आपके पास एक हिडन स्टेट तो जा ही रहा है ना, साथ साथ एक मेमोरी का स्टेट भी भेजते जाएं। कि इनिशियली आपने कहा जिस तरह H0 भेज रहे हैं, आपने कहा C0, इसको कहते हैं सेल स्टेट जो मेमोरी है। इनिशियली तो खाली है, एम्प्टी वाला, लेकिन
जैसे ही कुछ देखा उसने लर्न किया, तो C1 इज C2 गोइंग ऑल द वे टू Cn-1 आखिर तक जाएगा। अब आप ये हिडन स्टेट की तरह नहीं है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। वो इस तरह कि आप कह रहे हैं कि सम थिंग्स आई वांट टू लर्न, एग्जांपल ही बैठ गए कि इमरान खान आई वांट टू लर्न कि हाँ ये, और कुछ चीज़ें मैं नहीं लर्न करना चाहता, और कुछ चीज़ें फिर मैंने जो लर्न किया उनको भुलाना भी चाहता हूँ। दो तीन चीज़ें, दैट मीन्स कि देयर इज अ गेटिंग मैकेनिज्म। तो गेट्स बने हुए हैं इसके अंदर, जिस तरह आपने डैम देखे हो तो स्पिलवे होता है ना, स्पिलवे के अंदर गेट्स होते हैं, जिस गेट को खोलते हैं उसमें से पानी निकलता है, जो गेट बंद होता है। तो इसी तरह गेटिंग मैकेनिज्म है LSTM में, 3 गेट्स लगे हैं। एक फॉरगेट गेट है, ये चीज़ें भुला दो। एक अपडेट गेट है कि चीज़ों को अपडेट कैसे करना है, और एक आउटपुट गेट है कि आउटपुट में इस मेमोरी का इफेक्ट क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट हिडन स्टेट जो जनरेट करना है उस पे उस मेमोरी का इफेक्ट भी होना चाहिए, वरना तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो 3 गेट्स हैं, ये गेटिंग मैकेनिज्म बना। फर्स्ट गेट, इसको अपडेट गेट, ठीक है। सेकेंड गेट फॉरगेट, और तीसरे में कोई इनकी ऑर्डरिंग नहीं है, ये मैंने उस ऑर्डर में लिखा जिसमें मैं आसानी से आपके लिए बना सकता हूँ या कोशिश कर सकता हूँ बनाने की। बाकी आप मुझे बताएंगे कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ ये वाला डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया था ताकि मेरे लिए LSTM बनाना आसान हो जाए। LSTM is a variant of RNN. RNN का ही एक वर्जन है, which means कि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही लगता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये इनपुट जा रही है h of t-1, the hidden state of time step t-1, आउटपुट दे रही है इसने h of t, ठीक है। और इसी तरह h of t जाके यहाँ सॉफ्ट मैक्स के y hat of t भी प्रोड्यूस करेगा। आपके पास इनपुट आ रही है at and step t। क्या गड़बड़ करके मैंने, ये तो वही है जो RNN जो मैं काम करना चाहता हूँ। इरफान, अंधेरे में कैसा मजा आ रहा है? अच्छा, यहाँ जो मैंने चीज मिस कर दी बता देता हूँ मैं, वही कि मैं चाहता कि इक्वेशन इसमें यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो रही है इट्स h of t essentially। तो हिडन स्टेट में हाउ वुड आई गेट h of t, यहाँ पे वो क्या है सारे में, अगर आपको याद हो तो देयर 2 मेट्रिसेस, एक W था एक V था, राइट। तो वो ये था कि हम W से मल्टीप्लाई कर रहे थे x of t को, राइट, और V से मल्टीप्लाई कर रहे थे h of t-1, राइट। तो ये दो आपके पैरामीटर्स थे इधर, जो कि मैंने इधर बता दिए इसका, प्लस b of h भी हो गया। जितने आपके यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं इस RNN में, इसकी हिडन लेयर में, उतने आपके पास ये बायसेस भी हैं, हर न्यूरॉन का एक बायस। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कैसे, अगर आपको अपनी थोड़ी सी लीनियर अलजेब्रा याद हो, मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकता हूँ। कैसे? मैं कर सकता हूँ कि I'll concatenate this W with this V, concatenate कर दिया, जोड़ लिया ऐसे। जैसे अगर W था ना, W12, W13, W14, और V था इस तरह से, इनकी डायमेंशंस इस तरह से मैच करते हैं। तो अगर इसमें
तीन रोज है ना, इसकी भी तीन ही रोज है। तो यहाँ पे है V12 V1 सॉरी V1 V12 से कैसे शुरू कर दिए, चलो कंकैटिनेट का मतलब है ये पूरा बना लिया, ऐसे जोड़ लिया बस, जिसका मतलब है कि अगर Wx of t से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो इसके बराबर थे, अब वो हो गए ज्यादा, तो मैं यहाँ पे x of t को भी कंकैटिनेट करता हूँ h of t minus 1। ये सिर्फ सुपरफिशियल सिंप्लीफिकेशन है, असल में वही हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो वो जो मैट्रिक्स जब इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो वैल्यूज वही प्रोड्यूस हो रही है जो यहाँ पे हो रही थी, सिर्फ ये कि मैंने इस टर्म को सिंपल कर दिया, प्लस द बायसेस, जिसका मतलब ये है कि मैं इस सारे मैट्रिक्स को एज WH भी लिख सकता हूँ। मैंने लिखा WH x of t h of t minus 2 प्लस b of h। तो ये इक्वेशन बन गई है थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉर द हिडन कनेक्शन। और ये y का तो खैर इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन दिस इज इक्वल टू सॉफ्ट मैक्स ऑफ आपका u ऑफ h ऑफ t, ठीक है। ये वैसे का वैसे नहीं, ये बात अगर समझ में नहीं आई तो ये बताओ, फिर मैं इधर आऊंगा क्योंकि यहाँ पे काफी सारी इक्वेशन है। सर हमने क्या लिखा है प्लस b of h, दिस इज द बायस वेक्टर, t minus n, हाँ t minus n, डबल मिक्स हो गया था। तो h of t minus 1 है, दिस इज b of h, b of h है, ठीक है, सही यहाँ तक। चलो यहाँ पे आते हैं, हमने एक चीज ऐड की विच वॉज सेल स्टेट, यहाँ तक तो वैसे ही है, हमने सेल स्टेट ऐड कर दिया c of t minus 1 और c of t, दिस इज आवर मेमोरी कि जो मेमोरी आगे पास कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्टेप में। सबसे सिंपल काम मेमोरी में आप क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या करते हैं, जैसे क्लास में आए, लेट्स सपोज कि आपकी क्लास है, आप आए एक मेमोरी के साथ काम करें, और सबसे सिंपलेस्ट काम क्या कर सकते हैं, उसी को लेके चले जाए वापस, कुछ के बगैर, सबसे सिंपल है ना, तो ये काम है, जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो लेकिन हम इसे कुछ अपडेट करना चाहेंगे इवेंचुअली, तो हमने कैसे अपडेट करना है, उसके लिए हम कोई कैंडिडेट जनरेट करेंगे। सबसे पहले इस मेमोरी के को किस तरह अपडेट करना चाहिए, नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई ना, आप समझे एक क्लासरूम में आपके पास नई इंफॉर्मेशन आई है, LSTM फेंक दिया आपके ऊपर, तो आपने कहा अच्छा नई इंफॉर्मेशन ये आ रही है, न्यू वर्ड्स प्रीवियस स्टेट, आप चले गए तो कंकैटिनेट कर दिया, कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, तो यहाँ पे आपका बन गया x of t concatenated with h of t minus 1, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये चीज आ गई। उसके बाद हमने कहा कि हमें कैंडिडेट जनरेट करना चाहते हैं, कैंडिडेट मेरा इसी में से जनरेट करेंगे, तो हमने ली ये वैल्यू, ये वाला जो वेक्टर आ रहा है, इसको दिया एक tan h को, tan h में इस तरह सिग्मॉइड इस तरह से, tan h क्या करता है, इट्स अ रेगुलेटर, it squishes the values in between 1 and -1, सही है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू जनरेट होगी, यानी ये वेक्टर है x of t h of t -1, ये नई इंफॉर्मेशन है, इसको स्क्विश कर लिया सिर्फ,
और कहा कि ये वो नई इंफॉर्मेशन है जिसको हम कहेंगे इज द कैंडिडेट मेमोरी। ये नई चीजें जो हमें स्टोर करनी चाहिए। अच्छा, तो ये हो रहा कैसे है? ये ऐसे हो रहा है। देयर इज दिस इक्वेशन defining this new candidate memory. This is tan h of लेकिन ये जो tan h है ना, ये ऐसा सिंपल सा tan h नहीं है। ये पूरा इस तरह मैंने यहाँ पे सिग्मॉइड बनाया हुआ ना, ये एक न्यूरल नेटवर्क है। तो देयर इज w of c, ये मैट्रिक्स जो कि उस तरफ है, and then you give it x of t, h of t minus 1 plus b of c। ये आपके बायसेस हैं इस नेटवर्क के। तो एक न्यूरल नेटवर्क है, तो ये लर्न करके जनरेट करता है कि ये वाली चीजें मैंने सीखनी है, ये नहीं सीखनी। जैसे आप लोगों ने अपने आप को ट्यून किया, ये सीखना है, ये नहीं सीखना है। ट्यून नहीं हो रहे तो ऑनलाइन, मुझे पता है वो सारी चीजें बस आ रही थी और जा रही थी, वो नेटवर्क असल में ट्यून नहीं हुआ होता। और ये नेटवर्क यहाँ पे आपको मजा नहीं आ रहा था। आज की क्लास एक्सेप्शनल, मैं मानता हूँ ये बात, ये अभी तो शुरू है लेकिन ये मेरे ख्याल में, और अभी मैं इसकी सारी मैथ में भी नहीं जा रहा क्योंकि ये जो मैथ है ना इसकी LSTM की, एक दफा बंदे को समझ आता है सारे न्यूरल नेटवर्क, सारी डीप लर्निंग आसान हो जाती है उसके बाद। तो खैर अभी सिंपली स्टेटेड के क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कैंडिडेट जनरेट हुआ। अब ये कैंडिडेट में से सब कुछ तो नहीं रखना ना, आपको मैं 10 चीजें बताता हूँ। थोड़ी देर में क्या होता है पता चलता है उसमें से कितने परसेंट एब्जॉर्ब हो गया, 10%। 10% आपको बेनिफिट ऑफ डाउट 30% एब्जॉर्ब कर लिया आपने। मैंने 10 चीजें बताई, 3 चीजें आपने रिटेन की। कैसे डिसाइड किया? ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 0.1 बार 2 बार 3 रख लेते हैं। हाउ डू यू डिसाइड? तो देयर इज अ गेट लगा हुआ ना, आपको जब आपने गेट खोला अंदर, बाद में गेट बंद कर दिया, तो वो गेट कहाँ है? वो ये गेट है। वो गेट कैसे काम कर रहा है? सिग्मॉइड गेट। गेट्स पे मैं सिग्मॉइड कर रहा हूं। अब ये गेट क्या कर रहा है? दिस इज द अपडेट गेट, और ये जाके ना इसको बताता है कि क्या बात, तो ये है अपडेट गेट जो मैंने ब्लैक में बनाया। तो अपडेट एट टाइम स्टेप t, वो क्या करेगा? उस सिग्मॉइड w अपडेट वही वेक्टर लिया है x of t h of t minus 1 plus the bias for the, ये क्या कमाल हुआ? तो ये जो गेट है ना, ये दिस इज u of t, मैंने वहां लिख दिया। अगर आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ये क्या करता है, यहाँ से इस वेक्टर को लेता है, अगेन दिस इज अनदर नेटवर्क पूरा ये, और लेकिन ये जो सिग्मॉइड लगाया हुआ है ना यहाँ पे, जो आउटपुट्स दे रहा है, इसमें इतना ही बड़ा एक वेक्टर जनरेट हो रहा है, जिसमें क्योंकि सिग्मॉइड है, वैल्यूज या तो 0 के बहुत करीब है या 1 के बहुत करीब है। ठीक, सिग्मॉइड आपको याद होगा कि तो या तो वैल्यूज 1 के बहुत करीब है या 0 के बहुत करीब है, वेरी वेरी लाइकली ऐसे। तो वो क्या करता है, कहते हैं ये जो कैंडिडेट जनरेट किया ना आपने नई इंफॉर्मेशन के ऊपर, ये सब लर्न कर लेना चाहिए, इसमें जो वैल्यूज 0 के बहुत करीब आ रही है ना, वो सब गायब कर देगा इसमें से, और जो 1 के करीब आ रही है उनको आगे पास करेगा। उनको आगे पास करेगा तब तक, फॉर टू बी एडेड इनटू मेमोरी। ये एडिशन ऐड कर लिया उस वेक्टर। तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये सब एक ही साइज के हैं। सही, ये बात समझ में आई?
नहीं आई तो मैं एग्जांपल छोटा सा है मेरे पे आ गई है तो पहले बोल। तो मैं इसके लिए देता हूँ, ये जो आउटपुट है ना यहाँ पे, ये जो वेक्टर जनरेट होगा इधर गेट में, वो कुछ ऐसा है, वो है 0.001 0.0003 और ये सारी वैल्यूज 0 और 1 के दरमियान में, राइट? 0.98 0.0005 तो एक वेक्टर है। लेट्स सपोज कि ये सारे वेक्टर्स ना साइज 10 के हैं। आपका हिडन स्टेट भी, यानी आपके न्यूरॉन्स आपने जो डिसाइड किया ना अपना हाइपर पैरामीटर, ये 10 न्यूरॉन्स हैं, इसका मतलब है 10 न्यूरॉन्स इधर भी हैं 10 इधर भी हैं। ये हिडन स्टेट की डायमेंशन भी 10 है और इस मेमोरी स्टेट की भी डायमेंशन 10 है, वो 10 बातें होंगी ना। तो दिस मीन्स के ये जो आपका ये जनरेट हुआ u of t, ये 10 डायमेंशन। अब आपके पास ये कैंडिडेट भी जनरेट हुए थे और ये सारे 1 और -1 के दरमियान में होंगे। तो ये जो कैंडिडेट्स है ना सी, ये हैं जनाब -0.75 0.89 और 10H में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इनका सम भी 1 होना चाहिए, कुछ नहीं। तो इस तरह से नंबर्स हैं और यहाँ पे 0.06 -0.08, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई हुआ है आपस में, ये वो नए कैंडिडेट्स हैं, ये नई इंफॉर्मेशन है जो आपने यहाँ से सीखी और आपका ये गेट है। ये गेट कह रहा है ये देखो ये इंफॉर्मेशन 0 की बराबर है, माजरत इसको माफ कर दो, तो ये इतनी छोटी हो जाएगी वैल्यू, एकदम इससे मल्टीप्लाई होके कि गायब हो जाएगी। लेकिन ये कह रहे ये वाली इंफॉर्मेशन ये बहुत काम की है, इसको रिटेन करो। तो रिटेंशन एंड डिस्कार्ड ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, तो ये हो गया अपडेट गेट, आप समझ गए। और फिर वो जाके आपने जो भी सेल स्टेट आ रहा था आपकी मेमोरी पहले से एग्जिस्ट उसमें ऐड कर दिया, एडिशन, उसको जो पहले से आ रहा था उसको ज्यादा नहीं मॉडिफाई किया, उसके अंदर बस ऐड कर दिया, ठीक है। Sir, UFT basically weighs a information called patented vector. Like what it is. UFT, this is a gate. Consider So values can represent value. What is significance of the value? ये वाली वैल्यूज ये कह रही हैं कि ये वाली इंफॉर्मेशन रखो, ये ना रखो। So basically जो डिसीजन है वो इधर हो रहा है, जो अपडेट। वेक्टर आ रहा है x of t जो मेरे वेक्टर आ रहा है, हाँ, उसकी इसका वेट है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी इंपॉर्टेंट है। जनरेट उसी से हो रहा है, लेकिन x of t नहीं है, बिकॉज दिस इज अ न्यू नेटवर्क, दिस इज अपडेट नेटवर्क। हम इसको सिखाएंगे, ऐसी चीजें नजर आएंगी तुम्हें तो इसको रखना है, ऐसी चीजें नजर आएंगी तो नहीं रखना है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लर्निंग it gives this output u of t कि अब ये चीज इसको नहीं रखना है, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पीस रखना है, सही हो गया। सर 1.89 कैसा है? 10 की तो सॉरी 0 लिखा हुआ है, 0.89 लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा हुआ। 0 1 और -1 के दरमियान में, और ये कभी एग्जैक्ट नहीं होगी वैल्यू, यानी कभी 1 नहीं हो सकती, कभी -1 नहीं हो सकती। इसी तरह सिग्मॉइड भी ना कभी 1 हो सकता है ना कभी 0 हो सकता है। तो ये हो गया लोड। मेरे दिमाग की बत्ती तो अपनी जगह गुल हो रही थी यहाँ। अच्छा, एक और गेट है जो है फॉरगेट गेट, इससे तो आप वाकिफ ही होंगे। ये सबसे सिंपल गेट और सबसे मजे का गेट है, भुला दो, भुलाने का मैकेनिज्म। ये देख लो, आप ये ऐसा ना मिस करें, ये एकदम से आता है, ये है, ये गया, ये भी एक सिग्मॉइड है और ये सीधा गया यहाँ और ये मल्टीप्लाई हो गया, बस इतना सिंपल। ये फॉरगेट गेट है, f of t। अब देखो इस इक्वेशन भी वैसी है,
सिग्मोइड ये मैट्रिक्स है फॉरगेट गेट के पैरामीटर्स का x of t h of t minus 1 plus b of किन चीजों को फॉरगेट करना है जैसे ही वो पीछे से आई थी, यानी जो पिछली इंफॉर्मेशन आई थी उसमें से किन चीजों को आपने फॉरगेट करना है, उसके लिए ये गेट लगा हुआ है। वो क्या करता है, उसी तरह से एक वेक्टर जनरेट करता है, इसके लिए फॉरगेट वाला वेक्टर होगा। और क्या कहा, ये जो पीछे से चीजें आ रही है ना c of t minus 1 में से जो 0 के करीब वैल्यूज होंगी वो एकदम गायब हो जाएंगी, और जो 1 के करीब होंगी वो आगे जाएंगी, फिर उसमें ये ऐड हो जाएगा। ये होता है करंट की बेसिस पे डिसाइड कर रहा है, करंट को ले नहीं रहा, करंट की बेसिस पे डिसाइड कर रहा है। इट्स जनरेटिंग दिस फॉरगेट वेक्टर ना, इस तरह का वो डिसाइड, नॉट द सेम वेक्टर, नॉट द सेम वेक्टर। और f का क्या डिफरेंस है? u और f में क्या डिफरेंस है? इट्स दिस वेट्स, इट्स दिस वेट्स, ये जो पैरामीटर्स है ना वही डिफरेंट है। यानी कि फॉरगेट का मैकेनिज्म जो आपने बनाया हुआ उसके लिए ट्यून हुआ, ये फॉरगेट करना है, और जो अपडेट का मैकेनिज्म वो अलग है। दीज आर टू सेपरेट नेटवर्क्स। ये पूरे 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 नेटवर्क्स है ना जो ट्रेन हुए ओवर they are different. This is the key point. और यहाँ पे ये जो अपडेट है ना मेरे ख्याल में खत्म हो गया। This is C of t. What is this C of t? C of t is essentially पहले हम forget कर लेते हैं। F of t multiplied by C of t minus 1, ये फिर इसमें ऐड किया हमने वो अपडेट थी, दिस वाज अपडेट t एंड दिस कैंडिडेट C of t। ये हो गया हमारा अपडेट। सर ये कॉन्ट्रैक्ट वाला फॉरगेट के अगर आप पर इंफॉर्मेशन की एस्टिमेशन में वीडियो और दिस ट्रांजिशन एच ये तो नहीं नीचे वाला, ये दोनों आए, ये दोनों कॉन्केटेनेट हो गए दोनों के वैल्यूज। उसके बाद सिग्मा अप्लाई हुआ, सिग्मा अप्लाई होने के बाद ये ct माइनस 1 से इसकी वैल्यू क्या ये तो मेमोरी आ रही है पीछे से, ये पिछले स्टेट से आपके पास मेमोरी आ रही है। ये देखो ना, ये पीछे से जो मेमोरी आ रही है, लेट से आप सेल 3 में टाइम स्टेप 3 में जो टाइम स्टेप 2 से जो मेमोरी आ रही है ना वो है। तो पीछे से जो मेमोरी आ रही है उसमें से क्या क्या आपने लूज करना है, ये वेक्टर हाँ, ये ct माइनस 1 ये वेक्टर हुआ, और ये भी वेक्टर है बिल्कुल। ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर f of t, और एक्चुअली सारे वेक्टर्स बराबर है, ये वाला वेक्टर, इन सब का साइज सेम है। ये तो xt और ht माइनस 1 को कॉन्केटेनेट करके इसका साइज बढ़ा नहीं जस्ट दैट्स ऑल। हाँ, ये लेकिन ये h of t minus 1, ये वाला वेक्टर कि ये जब कंकैटिनेट होके जा रहे हैं ना इसके अंदर तो जो आउटपुट निकल रही है उसका साइज वो नहीं है, उसका साइज उसका हाँ सिग्मॉइड एक सेलर जानते हैं वैल्यूज पर क्या अप्लाई होगा, वेक्टर साइज सेम रहना चाहिए। नहीं, ये सिग्मॉइड एक फंक्शन नहीं है इधर, ये सिग्मॉइड पूरा एक नेटवर्क है। अब इसकी जो इनपुट आ रही है ना, जरूरी नहीं उसका साइज आउटपुट के बराबर, आउटपुट्स उतनी होंगी जितने इसके अंदर न्यूरॉन्स होंगे, इनपुट्स ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट जा रही है x of t और h of t, फिर ये नेटवर्क लर्न कर रहा है और आउटपुट उतनी करता है जितना इसका साइज। ये बस ये वाला डिफरेंट, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये सब बराबर साइज के। हमने कहा था 10 तो साइज 10 है। सर ये फॉरगेट हुआ कैसे, तो हमने इसको ct माइनस 1 से मल्टीप्लाई फॉरगेट हुआ कैसे? इसमें तो क्लास जो नई चीज थी वो जो हमने जानते थे वो उसका प्रोडक्ट वो भी ऐड हो गया। फॉरगेट मतलब मुझे सब नहीं फॉरगेट इधर ही अभी आते ही साथ ही हमने फॉरगेट पहले कर लिया था और उसके बाद हम उसे अपडेट कर रहे हैं, मैंने बनाया उसे अपडेट पहले। फॉरगेट कैसे हुआ? यहाँ से ये जो कैलकुलेशन हुई ना, उसके बाद इस नेटवर्क ने जो आउटपुट दिया आपको f of t, उस f of t में एक वेक्टर है,
जिसके अंदर इस तरह की वैल्यूज हैं 0.98, 0.97, 0.003, 0.001, इस तरह की वैल्यूज हैं ये जो जनरेट हुई हैं, और इस एफ ऑफ टी का साइज ना इस सी ऑफ टी के -1 के बराबर है। तो जहां ये बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है वो सी ऑफ टी की वैल्यू आगे चली जाती है, यानी पिछली मेमोरी आगे जा रही है, लेकिन जहां बहुत छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है वो वैल्यू गायब हो जाती है एकदम, राइट? समझ गए? तो इस तरह फॉरगेट हो रहा है, दीज थिंग्स आर बीइंग फॉरगॉटन। सर ये दोनों ऑन ना, ये यहाँ से सिग्नल वाली वेक्टर पास बिल्कुल सारे गेट्स ऑन है एक साथ। नीचे से भी कुछ ना कुछ जनरेट होकर सम को हाँ इधर 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 तो या इधर आउटपुट जनरेट हो गया। इधर तो हुआ फॉरगेट, पहले कर लिया फॉरगेट, जो पीछे से मेमोरी आई है पहले उसको कर लिया फॉरगेट, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट इसने जनरेट किया था उसमें से भी कुछ सिलेक्शन हुई, इस तरह वो किया था, सेलेक्ट हुआ, फिर वो आके ऐड हो गया इसमें, नई मेमोरी ऐड हो गई। ठीक है, अब कौन सा गेट रह गया? अब हमने आउटपुट भी जनरेट करनी है। कल रात को मुझे देखना पड़ा, मैंने बोला ये देखा ये मैं देखूं तो खुद भी परेशान, तो मैंने ये बनाया कल रात को बैठ के, ये यहाँ पे हो क्या रहा है। अच्छा, फिर है आउटपुट गेट, फॉरगेट गेट कर दिया हमने, हाँ आसान वाला। आउटपुट गेट ने क्या करना है? आउटपुट भी जनरेट करनी है। ये आपको याद है कि ये आउटपुट है हमारी हिडन स्टेट। नेक्स्ट हिडन स्टेट क्या जनरेट करना है? यहाँ पे तो सिंपल काम था कि जो नेटवर्क ने आउटपुट किया वो आप करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसी तरह का कुछ कर लिया, चले कुछ वैल्यू आ गई इसी तरह से, लेकिन एक चीज और भी है इसमें, वो है कि जो हमारी आउटपुट है उस पे मेमोरी का भी कुछ इफेक्ट होना चाहिए ना, वरना तो मेमोरी का कोई फायदा ही नहीं है। मेमोरी इस तरह अपडेट करते रहें और फॉरगेट करते रहें, आगे जा रही है, लेकिन आउटपुट पे कोई इफेक्ट होना चाहिए। तो वो मेमोरी का इफेक्ट लेने के हमने यहाँ से मेमोरी जब ये फॉरगेट हुआ, अपडेट हो गया, उसके बाद हमने इस पे लगाया टाइम, यानी मेमोरी की वैल्यूज, और फिर इस गेट से जो आउटपुट गेट है इससे इसको ठीक है, और फिर ये आउटपुट आपने एज ऑफ टी में आउटपुट, ये हो गया आपका आउटपुट गेट। और आउटपुट गेट को जैसे कि sigmoid W of O T 1 plus 3, तो ये हो गया आपका आउटपुट। इसमें भी यही है कि यहाँ पे सिलेक्शन ही बन रही है, सिलेक्शन बन रही है कि मेमोरी के किन पीसेस को आप अहमियत देंगे और किन पीसेस को अहमियत नहीं देंगे, टू सेलेक्ट योर नेक्स्ट हिडन स्टेट। ये तो मेमोरी आ रही है ना आपके पास यहाँ पे 10H हो गया। अब आपने बनाना है H of T, ये क्या है? आखिरी इक्वेशन है। H of T क्या है? ये फाइनल आउटपुट है, लेकिन कैसे? दिस इज tan H of C of T multiplied by the output gate के आउटपुट। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट हिडन स्टेट। अच्छा, बस ये तीन ही गेट्स हैं, और ये गेट्स आपने ये याद रखना है कि ये गेट्स कुछ इस तरह हैं कि 0 के करीब जो वैल्यूज हो जाती हैं उनको नहीं कंसिडर करता है, और जो 1 के करीब वैल्यूज होती हैं उनको सेलेक्ट करता है, दिस सिलेक्शन। और जहाँ तक ये tan H का ताल्लुक है, दीज आर रेगुलेटर्स।
ये दोनों रेगुलेट करते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है आपके पास सी ऑफ टी में। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से कुछ ऐड किया तो पीछे से वैल्यू आ रही थी, उसको तो हमने किसी हद तक रेगुलेट किया हुआ था, लेकिन यहाँ ऐड हुआ तो बड़ी छोटी हो सकती है, उसको फिर से हमने नॉर्मलाइज कर लिया। ठीक है, कोई क्वेश्चंस? So, जैसे कोई इमरान खान की सेंटेंस वाली एग्जांपल थी, तो उसमें कौन सी चीज़ है जो forget होनी चाहिए? गुड। वो जो इमरान खान वाली एग्जांपल थी ना कि इमरान खान ने ये किया, फिर आगे आया उन्होंने, तो जब वो शुरू हुआ ना तो हमने इमरान खान और फिर उसको सेव करना शुरू कर दिया इसमें, एंड वी आर नॉट फॉरगेटिंग इट अंटिल वी गेट टू उन्होंने, बल्कि अंटिल वी गेट टू अनदर नेम। उसके बाद आता है कि उन्होंने ये किया, तो हम उन्हों को हमने उस मेमोरी से सेलेक्ट किया, अच्छा ये उन्हों जो है दैट मींस कि दिस इज इमरान खान, तो वो वहां से उसको लिंक कर लेता है। उसके बाद अगले सेंटेंस में आता है फिर शेख रशीद साहब ने ये किया, फिर उन्होंने, अब वो when he sees the network sees शेख रशीद तो वो फॉरगेट करता है इमरान खान, तो भाई से फॉरगेट अपडेट शेख रशीद, फिर उसके बाद उन्होंने आएगा तो वो शेख रशीद को पहुंचेगा, कुछ इस तरह से। और न्यूरल नेटवर्क्स बिल्कुल इस तरह से नहीं होते जिस तरह से आपको बताया जाता है, लेकिन जनरल आइडिया इज कि ये कुछ कर रहा है। ऑब्वियसली इनको बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ता है बहुत सारे डेटा के ऊपर। एक बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि बहुत आपको ये नजर आ रहा है, मैंने आपको बताया ये भी एक नेटवर्क, ये पूरे नेटवर्क्स हैं यहाँ पे, अच्छे खासे पैरामीटर्स हैं। जैसे आपने कहा कि हम 10 से 100 पे जाते हैं तो आपके ये साइजेस यहाँ पे 100 होने लगते हैं, और एक 100 नहीं होता, ये 100 एकदम ऐसे एक्सपैंड हो गए, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। दूसरा मसला ये कि ये जो सीक्वेंशियल आर्किटेक्चर है ना, इसके अंदर ऑल्दो मेमोरी अच्छे कैप्चर कर लेती है, द ट्रेनिंग सेट इज गुड, लेकिन क्या होता है कि ये स्लो बहुत है। उसकी वजह ये है कि ये देखे ना, पहले क्या इमरान खान, ऐसा नहीं है कि सब चीजें हम इकट्ठी भेज सकें इसे, या इसको पैरेलल में डाल के आप सारा का सारा सेंटेंस एक साथ इसको दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। सीक्वेंशियल है, एक यूनिट है आपके पास, पहले उसे इमरान देंगे फिर खान देंगे, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता करके रिपल करेगा इफेक्ट। और फिर इन्फ्रेंस में भी ऐसे ही है, तो ट्रेनिंग में तो है ही बेतहाशा स्लो, लेकिन इन्फ्रेंस भी अच्छी खासी स्लो है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आगे चले हैं, बस हो गया। वैसे है एक और डायग्राम, लेकिन मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर क्या हुआ। दिस वाज, आपके ख्याल में कभी इजाद हुआ था ये? आरएनएन की प्रॉब्लम्स पैदा हुई पहले, डीप न्यूरल नेटवर्क की प्रॉब्लम पैदा हुई कि सीक्वेंस को नहीं हैंडल कर रहा, फिर आरएनएन पैदा हुए, आरएनएन के डिफरेंट वेरिएंट्स पैदा हुए, फिर ये पैदा हुआ। तो दिस वाज 98 देखो हमारे पास जो एडवांटेज है ना ये गूगल का, नहीं सर, मुझे पहले से ही पता। 1997 में हॉश राइटर ने ये बनाया, तो उसके बाद काफी सारे इसके वेरिएंट्स आते रहे। प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं हो सकता था वैसे उस वक्त, जो हमारे पास आर्किटेक्चर थी, हमारे पास जो मशीन थी, उस पर चल नहीं सकता था। इस्तेमाल होना शुरू हुआ 2008 के बाद ही। फिर जो इसके बहुत सारे वेरिएंट बीच में आते रहे, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएंट रिसेंट टाइम्स में आया वो 2014 में आया, इट्स कॉल्ड द GRU, गेटेड रिकरेंट यूनिट। वो 15-20 मिनट होते तो मैं लगा देता उस पर। GRU क्या करता है कि कहते हैं भाई दिस इज टू मच, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये जो आपके गेट्स हैं इनको नंबर 1 तो कम करते हैं। कैसे कम करेंगे? देखा कि इन दोनों, ये दो वैल्यूज आपके पास जो जा रही हैं, आपकी मेमोरी और हिडन स्टेट, इसको मर्ज क्यों ना कर लें कि हिडन स्टेट के अंदर ही मेमोरी घुसा दें। उन्होंने वो ट्राई की और ये GRU बनाया, तो इट लुक्स वेरी मच लाइक दिस, लेकिन उसके अंदर दो गेट्स हैं और ये दोनों वैल्यूज मर्ज हुई हैं एक साथ। हाँ, नेटवर्क्स किस तरह कंबाइन करेंगे? क्योंकि हाँ नहीं, क्योंकि फॉरगेट का अपना काम है, तो उसने जो दो गेट्स लगाए ना, उसके अंदर उसने कुछ कंबाइन किया हुआ है। उसने एक गेट का नाम रखा है रीसेट गेट, व्हिच इज सॉर्ट ऑफ द फॉरगेट गेट एंड पार्ट ऑफ अपडेट गेट कंबाइन, और दूसरा उसने रखा हुआ है अपडेट गेट, और उसको इनपुट गेट भी कहते हैं।
वो दिस इज पार्ट ऑफ दिस गेट एंड दिस आउटपुट गेट कंबाइंड, तो वो 2 गेट्स बना लिए और ये कंबाइन हो गई दोनों चीजें। लेकिन उससे नुकसान ये हुआ, फास्ट तो हो गया, सिंप्लीफाई हो गया और तेज हो गया, लेकिन नुकसान ये हुआ कि लॉट ऑफ द इंफॉर्मेशन गॉट लॉस्ट और हो जाता है। तो उसकी परफॉर्मेंस मीनिंग एक्यूरेसी वाइज वो थोड़ा सा कमजोर है। ये GRU LSTM से कमजोर है लेकिन फास्ट है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स शायद ऐसी होती हैं जिसके अंदर LSTM और GRU में फर्क नहीं पता चलता, सिर्फ ये कि ये स्लो है तो वो GRUs इस्तेमाल करते हैं। इट्स सिंपलर, इट्स फास्टर और बहुत सारी चीज़ों को इक्वली वेल हैंडल कर लेता है। लेकिन LSTM की ये इश्यूज है। ऐसा नहीं कि LSTM अभी भी नहीं इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। स्पीच रिकग्निशन इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ सीक्वेंसेस, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस आ रहा है ऑफ स्पेक्ट्रोग्राम आ रहा है, सीक्वेंस आ रहा है आपके पास, वेव फ्रीक्वेंसी आ रही है सीक्वेंस में और आपने जनरेट करना है एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो जो डीप स्पीच के आर्किटेक्चर है उसके अंदर ये LSTMs ही यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो डीप स्पीच बहुत स्लो हुआ है। फिर उसको अपडेट भी किया जा सकता है और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस पे जो नेक्स्ट असाइनमेंट है इसमें वेव 2 पे काम करें। वो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर है जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड है। और आपसे मैं नहीं कह रहा कि अंदर घुस के उसको चेक करें, आप उसे बस अपने डेटा सेट पे ट्यून कर लें। ट्रेंड मॉडल जो XLSR वाला मॉडल है में लिखा हुआ है उसमें, मैं जिससे कहा था उसके अंदर लिखना स्पेसिफिकली ये वाला मॉडल जो 50 लैंग्वेजेस पे प्री ट्रेंड है, आप उसको अपने उस 500 वाले डेटा सेट पे ट्यून कर लें जो आप लोगों ने जनरेट किया था फॉर असाइनमेंट 2, ठीक है। तो और वो जो ट्यूटोरियल उसने कहा कि मैं ट्यूटोरियल दे देता हूँ, किसी ने बनाया हुआ टर्किश के ऊपर, तो बिल्कुल आप उसको मनोमन फॉलो करें तो वो चल जाता है। हाँ, ये कि आपको अपनी कोलैब की सेटिंग्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यानी मैं चाहूँगा कि आप GPU यूज करें। तो GPU पे नहीं होगा, नहीं होगा, TPU पे होगा, अपने GPU पे नहीं GPU पे कोलैब वाले GPU पे भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा खींचना आना पड़ेगा, लेकिन TPU पे हो जाएगा। कितना टाइम? बहुत ज़्यादा कभी होगा 12 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं। चलो ठीक है। और रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? सर उसमें मेरा लास्ट में लॉस WR 0.07 लॉस बहुत अच्छा है, ठीक है। लॉस फंक्शन तो देखना पड़ेगा, लेकिन वर्ड एरर रेट क्या आ रहा है? वर्ड एरर रेट आपका मेट्रिक होगा, चेक करना है, ठीक है। चले फिर LSTMs और इसको माफ करते हैं। अगले लेक्चर्स होपफुली आसान होंगे। फिर एक मॉक एग्जाम भी करेंगे फाइनल आखिरी हफ्ते में, ताकि एग्जाम में आप लोग ज़्यादा टेंस ना हो ना। एक मॉक हो जाएगा तो आप लोगों को कुछ अंदाज़ा होगा कि मॉक एग्जाम सारे टॉपिक्स या आप लोग टॉपिक्स हम लोग सोचेंगे। वो टॉपिक्स निकाल दें जिनकी असाइनमेंट्स हो चुकी हैं, क्योंकि वो तो हम उनसे कुछ हो चुके हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो उल्टा नहीं होना चाहिए कि जिनकी असाइनमेंट हो चुकी है वही टॉपिक्स रख लेते हैं, सर वो तो और भी अच्छा है। हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो रख लेते हैं ताकि आप लोगों के बेनिफिट की बात करोगे तो हम सोच लेते हैं इसको। आखिरी हफ्ते में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो भाई इरफान, अस्सलाम वालेकुम। स्टॉप रिकॉर्डिंग कैसे होगा?